नमस्ते। आज की इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिन वैश्विक पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ कुछ मेडल या ट्रॉफियां नहीं हैं। हम 2024 से 2026 के बीच दिए गए इन सम्मानों के पीछे छिपे विज्ञान, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र को डिकोड करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के आइए सीधे तथ्यों पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये रणनीतियां असल में मानव अस्तित्व को बचाने का एक ब्लूप्रिंट हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम आपदा प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई से शुरुआत करेंगे, फिर जलवायु समाधानों और जल संकट पर बात करेंगे। उसके बाद हम मानव स्वास्थ्य को समझेंगे और अंत में जमीनी स्तर पर हो रहे संरक्षण को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, आपदा प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई, यानी कि किसी भी तत्काल खतरे का सीधा सामना करना। आप जानते ही होंगे कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो शुरुआती कुछ घंटे सच में सबसे क्रूर होते हैं। 2026 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार बिल्कुल इसी बात को रेखांकित करते हैं। इसमें संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों तैयारियों का एक बेहतरीन कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। उन्होंने हिमालय की मुश्किल भौगोलिक स्थिति को समझा। मतलब जब भूस्खलन से सड़कें बंद हो और हेलीकॉप्टर उड़ ना सकें, तब बाहरी मदद में तो कई दिन लग सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया? स्थानीय आपदा मित्र स्वयंसेवकों को ही ट्रेनिंग दे दी। बिना किसी भारी मशीन के बड़े पत्थरों को खिसकाना और खून रोकना, ताकि पहले ही घंटे में जान बचाई जा सके। और दूसरी तरफ व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के हैं। 2024 में केरल के वायनाड में आए भयानक भूस्खलन में उनके तुरंत लिए गए जमीनी फैसलों और नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की सूझबूझ भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। अब जरा इस बेली ब्रिज की इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए। कंक्रीट का पुल अचानक टूट गया है, तो नया कैसे बनेगा? भारी मशीनें तो अंदर जा नहीं सकती। यहीं पर काम आती है ये कमाल की इंजीनियरिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल शेल्के की टीम ने बिना भारी मशीनों के इसे रिकॉर्ड समय में खड़ा कर दिया। ये सच में एक बड़े पजल को जोड़ने जैसा है। छोटे छोटे स्टील पैनल्स ट्रकों पर आते हैं, जिन्हें इंसान अपने हाथों से उठा सकते हैं। जवान इन टुकड़ों को स्टील पिन से जोड़ते जाते हैं और फिर पूरे पुल को एक किनारे पर रोलर्स के ऊपर रखकर बस दूसरी तरफ धकेल दिया जाता है। इस एक तकनीक ने बचाव दलों को तुरंत उन जगहों तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। अच्छा, आपदा के बाद की कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन उससे पहले की तैयारी का क्या? सासाकावा पुरस्कार 2025 दिया गया साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। वो और उनकी टीम उन्नत कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो समुद्र की सतह का तापमान, हवा का दबाव और गति जैसे विशाल डेटा को अपने गणितीय मॉडल में डालते हैं। इससे एकदम सटीक पता चल जाता है कि तूफान का केंद्र किस तरफ बढ़ रहा है। इसी सटीकता की वजह से प्रशासन तूफान के टकराने से कई दिन पहले ही लाखों लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल पाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, जलवायु और तकनीकी समाधान, यानी उन मूल कारणों से निपटना जो इन आपदाओं को जन्म देते हैं। तत्काल राहत के बाद हमें संकट की जड़ यानी जलवायु परिवर्तन को देखना होगा। 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार इसी बात को लेकर दिए गए कि पूरी दुनिया में लोग कैसे अलग अलग तरीकों से नवाचार कर रहे हैं। भारत की सुप्रिया साहू को सस्टेनेबल कूलिंग यानी सतत शीतलन के लिए चुना गया। मरियम इसोफो को जलवायु के अनुकूल वास्तुकला के लिए सम्मानित किया गया और मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन को मीथेन गैस कम करने वाली उनकी बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक नीतियों के लिए। ये विविधता साफ दिखाती है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन को हराना है तो हर मोर्चे पर लड़ना होगा। अब ये जो तकनीक है ना, ये सच में बिल्कुल गेम चेंजर है। जरा सोचिए, अमेज़न का इतना विशाल जंगल है, वहां हर जगह गश्त करना तो इंसानों के बस की बात नहीं है। तो ब्राजील ने क्या किया? उन्होंने पेड़ों पर एकॉस्टिक सेंसर यानी ध्वनि सुनने वाले उपकरण लगा दिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटा को प्रोसेस करता है, तो वो प्राकृतिक आवाजों और पेड़ों को काटने वाली मशीनी आरी की आवाज में एकदम सटीक अंतर कर लेता है। जैसे ही आरी चलती है, एआई तुरंत अधिकारियों के सिस्टम पर सटीक लोकेशन भेज देता है और वो लोग सीधे मौके पर पहुंचकर उस अवैध कटाई को रोक देते हैं। है ना कमाल का सिस्टम? खैर, जलवायु समाधानों का एक दूसरा पहलू भी है जो सीधे ग्लोबल इकोनॉमी यानी हमारे पैसों से जुड़ा है। 2025 के ब्लू प्लैनेट प्राइज विजेता डॉक्टर जेरेमी लेगेट ने एक बड़ी दिलचस्प अवधारणा पेश की, कार्बन बबल। ये जलवायु परिवर्तन के पीछे छिपे एक बहुत बड़े वित्तीय खतरे को सामने लाता है। आसान भाषा में समझे तो ये वो पॉइंट है जहां कड़े नियमों के कारण कोयला और तेल जैसी चीजों को जमीन से निकालना ही बैन हो जाएगा और तब इन खदानों की कीमत रातों रात बिल्कुल शून्य हो जाएगी। इसे और गहराई से समझते हैं। आज बाजार किस धारणा पर चल रहा है? यही ना कि भविष्य में इन खदानों से ईंधन निकाला जाएगा और मोटा मुनाफा होगा। लेकिन कार्बन बबल की असलियत कुछ और ही है। जैसे जैसे दुनिया भर में पर्यावरण के नियम सख्त होंगे, ये सारी संपत्तियां बेकार हो जाएंगी और जब ये बबल फूटेगा ना, तो निवेशकों के अरबों डॉलर अचानक हवा हो जाएंगे। तो ये सिर्फ कोई पर्यावरण की चेतावनी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अलर्ट है।
चलिए अब इसी से जुड़े एक और बड़े खतरे की ओर चलते हैं, जल संकट और भूजल प्रबंधन। एक ऐसा सूखा जो हमें सतह पर तो नहीं दिखता। हम सबने पैसों के दिवालियापन के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आपने कभी वाटर बैंक्रप्सी यानी जल दिवालियापन के बारे में सुना है? 2026 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार विजेता प्रोफेसर काव्य मदानी ने यह कॉन्सेप्ट दिया। असल में होता क्या है, जमीन के नीचे चट्टानों की परतें होती हैं जिन्हें एक्वेफर कहते हैं, जहां बारिश का पानी रिसकर जमा होता है। लेकिन हम बड़े बड़े मोटर पंप लगाकर पानी इतनी तेजी से खींच रहे हैं कि बारिश के पानी को वापस वहां तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिल रहा। नतीजा, वो चट्टानें पूरी तरह सूखकर खाली हो रही हैं। तो भाई इसका हल क्या है? 2026 के अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी का एक्वेफर प्रबंधन यही काम आता है। वे भूवैज्ञानिक संरचना को समझते हैं, ये पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे पानी का बहाव किस दिशा में है। फिर वो सतह पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बारिश के पानी को बहने से रोककर सीधा उन चट्टानों के छेदों तक पहुंचा देते हैं। एक तरह से वो बारिश के पानी को सीधे जमीन के अंदर एक वीआईपी एंट्री दे रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य, यानी कुदरत और हमारे बीच के बायोलॉजिकल कनेक्शंस। ये वाला हिस्सा थोड़ा जादुई है। क्या आपको पता है कि हमारे पैरों के नीचे एक पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है? 2026 के टाइलर पुरस्कार विजेता टोबी केयर्स का शोध इसी फंगी अर्थव्यवस्था पर है। ये सूक्ष्म कवक पेड़ों की जड़ों के साथ एक व्यापार करते हैं। पेड़ उन्हें अपनी बनाई हुई शर्करा यानी शुगर देते हैं और बदले में फंगी बहुत गहराई से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे खनिज खींचकर पेड़ों को देती है। सबसे खास बात तो यह है कि ये फंगी ऐसे रसायन बनाती है जो मिट्टी को बांधे रखते हैं और वायुमंडल के कार्बन को सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे लॉक कर देते हैं। इसी संतुलन का एक अहम हिस्सा हमारे वन्य जीव भी हैं। जरा 2024 के व्हीटली पुरस्कार विजेता पूर्णिमा देवी बर्मन का काम देखिए। उन्होंने उस हरगिला सारस को बचाया जिसे अक्सर सिर्फ एक मुर्दाखोर पक्षी समझ लिया जाता था, लेकिन असल में वो पूरे वेटलैंड इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। 2025 के अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कारों ने भी अलवर के उपकार संस्थान, मुरारी दान बाराहाट और अजीत सिंह जैसे वन्यजीव रक्षकों को सम्मानित किया। ये सब हमारी बायोडाइवर्सिटी के असली चैंपियन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का इंसान के शरीर से क्या लेना देना। इसे 2025 के जीडी बिरला पुरस्कार विजेता डॉक्टर बुशरा अतीक के कैंसर शोध से समझते हैं। देखिए चेन कैसे बनती है। कारखानों का रसायन पानी और भोजन के जरिए हमारे शरीर में जाता है। अंदर जाके ये हमारे डीएनए की संरचना को ही तोड़ देता है। इसी डैमेज की वजह से कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और यही कैंसर का मूल कारण है। मतलब साफ है, पर्यावरण को बचाना सीधे तौर पर हमारी अपनी जान बचाना है। और अब आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, यानी हमारे फ्रंटलाइन हीरोज। देखिए, विज्ञान और नीतियां तब तक सिर्फ कागजों पर हैं जब तक उन्हें जमीन पर लागू न किया जाए। 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता इसी बात की मिसाल है। चाहे नाइजीरिया की इरोसी हो या यूके की सारा फिंच, इनके पास कोई अरबों का फंड या बड़ी लैब्स नहीं है। जब प्रदूषण होता है तो ये आम लोग ही खुद पेड़ों के सामने खड़े हो जाते हैं और अदालतों में केस लड़ते हैं। बिना किसी बड़े सपोर्ट के ये स्थानीय लोग ही आज दुनिया में पर्यावरणीय न्याय लागू करने वाली सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जीवन को बचाने के लिए हर जगह काम हो रहा है, चाहे वो मिट्टी के नीचे की फंगी हो या आसमान से आते तूफान। लेकिन अंत में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, इस पूरे वैश्विक नेटवर्क में हमारी और आपकी भूमिका कहाँ है? हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले इस विशाल सिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।